नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है दिल को छू जाने वाली। संकट की घड़ी में किसने दिया अशोक का साथ। बनारस छोड़े हुए मुझे 24 साल हो गए। छोड़ना तो नहीं चाहती थी, पर जब परायपन की बू आने लगे तो रहना संभव नहीं होता। जब तक मेरी जेठानी का रवैया हमारे प्रति अच्छा और अपनापन था, सब ठीक चलता रहा, पर जैसे ही उनकी सोच और व्यवहार में कड़वापन झलकने लगा, मैंने ही अलग रहना मुनासिब समझा। आज वर्षों बाद जेठानी का खत आया। खत बेहद दिल को छूने वाला था। वे मेरे बेटे पंकज को देखना चाहती थी। 64 साल की जेठानी के प्रति अब मेरे मन में कोई मनमुटाव नहीं रहा। मनमुटाव पहले भी नहीं था, पर जब स्वार्थ बीच में आ जाए तो मनमुटाव आना स्वाभाविक था। बनारस छोड़े हुए मुझे 24 साल हो गए। छोड़ना तो नहीं चाहती थी, पर जब परायपन की बू आने लगे तो रहना संभव नहीं होता। जब तक मेरी जेठानी का रवैया हमारे प्रति अच्छा और अपनापन था, सब ठीक चलता रहा, पर जैसे ही उनकी सोच और व्यवहार में कड़वापन झलकने लगा, मैंने ही अलग रहना मुनासिब समझा। आज वर्षों बाद जेठानी का खत आया। खत बेहद दिल को छूने वाला था। वे मेरे बेटे पंकज को देखना चाहती थी। 64 साल की जेठानी के प्रति अब मेरे मन में कोई मनमुटाव नहीं रहा। मनमुटाव पहले भी नहीं था, पर जब स्वार्थ बीच में आ जाए तो मनमुटाव आना स्वाभाविक था। जेठानी ने मुझसे कभी परायापन नहीं रखा। वे हमेशा मेरी सहायता करती थी। मेरे पति की सैलरी कम थी, इसलिए जरूरत के वक्त रुपए पैसों से मदद करने में भी वे पीछे नहीं हटती थी। पंकज के दूध का खर्च वही देती थी, कपड़े आदि भी वही खरीदती थी। मैंने भी उन्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। पंकज को वे संभालती तो घर का सारा काम मैं देखती थी। इस तरह मिलजुल कर हम हंसी खुशी रह रहे थे। हमारी खुशियों को ग्रहण तब लगा जब मुझे दूसरा बच्चा होने वाला था, और इधर नई तकनीक से गर्भधारण करने की जेठानी की कोशिश भी असफल हुई, और डॉक्टरों ने कह दिया कि इनकी मां बनने की संभावना हमेशा के लिए खत्म हो गई। तो वे बुझी बुझी सी उदास रहने लगी। न उनमें पहले जैसी खुशी रही, न उत्साह। उनके मां न बन पाने की पीड़ा का मुझे एहसास था, क्योंकि मैं भी एक मां थी। इसलिए पंकज को ज्यादातर उन्हीं के पास छोड़ देती थी। वह भी बड़ी मम्मी कहकर उन्हीं से चिपका रहता। रात को उन्हीं के पास सो जाता है। उनकी भी आदत कुछ ऐसी बन गई थी कि बिना पंकज के उन्हें नींद नहीं आती थी। मैं चाहती थी कि वे किसी तरह अपने दुखों को भूली रहें। जब मुझे दूसरा बच्चा होने को था, पता नहीं मेरे जेठ जेठानी ने क्या मशविरा किया। एक सुबह वे मुस्कुराकर बोली, नीलम, इस बच्चे को तू मुझे दे दे। मैंने इसे मजाक समझा और उसी लहजे में बोली, दीदी आप दोनों ही रख लीजिए। मैं मजाक नहीं कर रही। वे थोड़ा गंभीर होकर बोली, मैं चाहती हूँ कि तुम इस बच्चे को कानूनन मुझे दे दो। तुम सोच लो, मैं तुम्हें सोचने का मौका दूंगी। जेठानी के कथन पर मैं गंभीर हो गई। मेरे चेहरे की हंसी एकाएक गुम हो गई। कानूनन शब्द मेरे मस्तिष्क में तीर की भांति चुभने लगा। शाम को मेरे पति ऑफिस से आए तो मैंने जेठानी का जिक्र किया और सारी बात बताई। दे दो, हर्ज ही क्या है, भैया भाभी ही तो है, ये बोले। मैं और घबरा गई। कैसे पिता हैं? आपको अपने बच्चे का जरा भी मोह नहीं है। एक माँ से पूछिए जो 9 महीने कितने कष्टों से बच्चे को गर्भ में पालती है। भैया हैं, कोई गैर नहीं। मैंने कब इनकार किया? फिर भी कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी कि मेरा बच्चा किसी और की अमानत बने। मैं अपने जीते जी ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मान लो लड़की हुई तो? लड़का हो या लड़की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पड़ता है। सीमित आमदनी के चलते कहां से लाएंगे दहेज के लिए लाखों रुपए। भैया भाभी तो संपन्न हैं, वे उसकी बेहतर परवरिश करेंगे। परवरिश हम भी करेंगे,
क्यों हम परवरिश नहीं कर सकते क्या अपने बच्चे की? मैं कुछ भी करूंगी पर अपने कलेजे के टुकड़े को यूं जाने नहीं दूंगी, मैंने आत्मविश्वास के साथ जोर देकर कहा। सोच लो, बाद में पछताना न पड़े। हिसाब किताब आप कीजिए। पंकज मुझसे ज्यादा उनके पास रहता है। क्या मैंने कभी एतराज किया? जो आएगा उसे भी वही पाले, पर मेरी आंखों के सामने मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। उल्टे मुझे खुशी होगी कि इसी बहाने रिश्ता और खून का रिश्ता और गहरा बना रहेगा, कशिश बनी रहेगी। मेरी बात से मेरे पति संतुष्ट न थे, फिर भी मैंने अपना मन बना लिया था कि लाख दबाव डाले, मैं अपने बच्चे को उन्हें गोद लेने नहीं दूंगी। वैसे भी जेठानी जी को सोचना चाहिए कि क्या जरूरी है कि गोद लेने से बच्चा उनका हो जाएगा। बच्चा कोई सामान नहीं जो खरीदा और अपना हो गया। कल को बच्चा बड़ा होगा तो क्या उसे पता नहीं चलेगा कि उसके असली माँ बाप कौन है? वे क्या बच्चा लेकर अदृश्य हो जाएंगी? रहेगा तो वह हम सब के बीच ही। मुझे जेठानी की सोच में तुच्छता नजर आई। उन्होंने हमें और हमारे बच्चों को गैर समझा, तभी तो कानूनी जामा पहनाने की कोशिश कर रही हैं। ताई ताऊ माँ बाप से कम नहीं होते, बशर्ते वे अपने भतीजों को वैसा स्नेह व अपनापन दे। 18 दिन बाद जेठानी ने मुझे दोबारा बच्चे के लिए बोला तो मैंने साफ मना कर दिया। दीदी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, पर मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं अपने नवजात शिशु को आपको सौंप दूं। मैं इसे अपनी सांसों तले पलता बढ़ता देखना चाहती हूँ। वह मुझसे वंचित रहे, इससे बड़ा गुनाह मेरे लिए और कोई नहीं हो सकता है। मैं इस अपराध बोध के साथ नहीं जी सकूंगी। भावुक हो उठी, आगे बोली, ताई ताऊ माँ बाप से कम नहीं होते। मुझ पर यकीन कीजिए, मैं अपने बच्चों को सही संस्कार दूंगी। मेरे ऐसे कहते ही उनका मुंह बन गया। वे कुछ बोली नहीं, पर मेरे पति और जेठ जी से देर तक खुसर पुसर करती रहीं। कुछ दिन बाद पता चला कि वे मायके के किसी बच्चे को गोद ले रही है। वैसे भी कानूनन गोद लेने की सलाह मायके वालों ने ही उन्हें दी थी, वरना रिश्तों के बीच कोर्ट कचहरी का क्या काम, उसकी क्या अहमियत। धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा, अब जेठानी में पंकज के प्रति पहले जैसा लगाव नहीं रहा। दूध का पैसा इस बहाने से बंद कर दिया कि अब उनके लिए और संभव नहीं है। मुझे दुख भी हुआ, और एक पंकज था जो दिन भर बड़ी मम्मी लगाए रखता था। मैंने अपने बच्चों के मन में कोई दुर्भावना नहीं भरी। जब मैंने बच्ची को जन्म दिया तो जेठानी ने सिर्फ औपचारिकता भर निभाई। जहां पंकज के जन्म पर उन्होंने दिल खोलकर पार्टी दी थी, वहीं बच्ची के प्रति रूखा व्यवहार और कंजूसी मुझे खल गई। मैंने भी साथ न रहने का मन बना लिया। घर जेठानी का था, उन्हीं के आग्रह पर रहती थी। जब स्वार्थ की गांठ पड़ गई तो मुझे घुटन होने लगी। दिल्ली जाने लगी तो जेठ का दिल भर आया। पंकज को गोद में उठाकर बोले, बड़े पापा को भूलना मत। मेरी भी आंखें भर गई, पर जेठानी उदासीन बनी रही। 24 साल गुजर गए। मैं एक बार बनारस तब आई थी जब जेठानी ने अपनी बहन के छोटे बेटे को गोद लिया था। इस अवसर पर सभी जुटे थे। उनके चेहरे पर अहंकार झलक रहा था, साथ में व्यंग्य भी। जितने दिन रही उन्होंने हमारी उपेक्षा की, वहीं मायके वालों को सिरांखों पर बिठाए रखा। इस रूखा व्यवहार से मैं आहत हो गई और दिल्ली लौटकर मैंने यह निश्चय किया कि अब कभी उधर का रुख नहीं करूंगी। आज 24 साल बाद भीगे मन से उन्होंने मुझे याद किया तो मैं उनके प्रति सारे गिले शिकवे भूल गई। उन्हें सही गलत की पहचान तो हुई। यही बात उन्हें पहले समझ में आ जाती तो हमारे बीच की दूरियां न होती। 24 साल मैंने भी असुरक्षा के माहौल में काटे। एक साथ रहते तो दुख सुख में काम आते, वक्त बे वक्त एक दूसरे का सहारा बने होते, किसी और को खोजना तो नहीं पड़ता। जेठानी ने खत में लिखा था,
कागज पर लिख देने से न तो गैर अपना हो जाता है, न मिटा देने से अपना गैर। मैंने खून से ज्यादा कागजों पर भरोसा किया, उसी का फल भुगत रही हूं। जिसे कलेजे से लगा कर रखा, पढ़ा लिखा कर आदमी बनाया, वही ठेंगा दिखा कर चला गया। जो खून से बंधा था उसे कागज से बांधने की नादानी की ऐसा करते मैं भूल गई थी कि कागज तो कभी भी फाड़ा जा सकता है। रिश्ते भावनाओं से बनते हैं, यही मैं चूक गई। मैं भी क्या करती। इस भय से एक बच्चे को गोद ले लिया कि इस पर किसी का कोई हक नहीं रह जाएगा, वह मेरा, सिर्फ मेरा रहेगा। मैं यह भूल गई थी कि 10 साल जिस बच्चे ने अपनी माँ के आंचल में अपना बचपन गुजारा हो, वह मुझे माँ क्यों मानेगा। मैं भी स्वार्थ में अंधी हो गई थी कि वह मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। उस माँ के बारे में नहीं सोचा जिसने उसे पैदा किया कि क्या वह ऐसा चाहेगी। सिर्फ नाम के लिए ही गोदनामा था, असल में इसकी आड़ में मेरी बहन का मुख्य मकसद मेरी धन संपदा हथियाना था, जिसमें वह सफल रही। मैं यह तो नहीं कहूंगी कि पंकज को मेरे पास बुढ़ापे में सेवा के लिए भेज दो, क्योंकि यह हक मैंने खो दिया है। फिर भी उस गलती को सुधारना चाहती हूँ जो मैंने 24 साल पहले की थी। पत्र पढ़ने के बाद मैं अगले दिन ही बनारस के लिए ट्रेन पकड़ ली। बनारस पहुंचकर मैंने देखा मेरे जेठ जी बहुत ज्यादा बीमार थे। हमें देखते ही उनकी आंखें भर आईं। पंकज ने पहले ताऊजी फिर ताईजी के पैर छुए तो जेठानी की आंखें आंसुओं से भर गई। सीने से लगाकर भरे गले से बोली, बित्ते भर का था जब तुझे पहली बार सीने से लगाया था। याद है, मेरे बगैर तुझे नींद नहीं आती थी। माँ की मार से बचने के लिए मेरे ही आंचल में सिर छिपाता था। बड़ी मम्मी। पंकज का इतना कहना भर था कि जेठानी जी अपने आवेग पर नियंत्रण न रख सकी, फफक कर रो पड़ी। मैं तो अब भी आपकी चर्चा करता हूँ। मम्मी से कितनी बार कहा कि मुझे बड़ी मम्मी के पास ले चलो। क्यों नीलम, हम क्या इतने गैर हो गए थे? कम से कम अपने बेटे की बात तो रखी होती। बड़ों की गलती बच्चे ही सुधारते हैं। जेठानी जी ने उलाहना दिया। दीदी, मुझसे भूल हुई है। मेरे चेहरे पर पश्चाताप की लकीरें खिंच गईं। 1 हफ्ते हम वहां रहे। लौटने को हुई तो मैंने महसूस किया कि जेठानी जी कुछ कहना चाह रही थी, पर संकोच, वह लज्जा, बस जो भी वजह हो, पर मैंने ही उनसे कहा कि क्या हम फिर से एक साथ नहीं रह सकते। मैंने जैसे उनके मन की बात छीन ली। प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और बोली, नीलम, मुझे माफ कर दो। जेठानी के अपनेपन की तपिश ने हमारे मन में जमी कड़वाहट को हमेशा के लिए पिघला दिया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ऐसी और दिलचस्प कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। जय श्री कृष्णा।